नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। इवन ऐसे से भी इस आर्टिकल को रिलेट किया जा सकता है। देखो, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जापान को छोड़कर एशिया के ज़्यादातर देश बहुत गरीब थे। रीज़न साफ है क्योंकि उस समय एशिया के ज़्यादातर देश यूरोपियन कंट्रीज़ के कॉलोनी थे। लेकिन 1950 आते आते एशिया के ये देश आज़ाद हो गए और डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में एशिया के इन देशों को पुअर कंट्रीज़ के बजाय अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा जाने लगा और अमीर देशों को डेवलप कंट्रीज़ कहा जाने लगा। लेकिन देखो, आज़ादी मिलने के बाद भी बहुत समय तक एशिया के इन देशों की जो सिचुएशन है वो इम्प्रूव नहीं हुई। क्यों? क्योंकि एशिया के इन कंट्रीज़ को नई नई आज़ादी मिली थी। इनकम लेवल लोगों का ज़्यादा नहीं था। इनकम लेवल ज़्यादा नहीं था मतलब लोग कम सेव कर पाते थे। अगर सेविंग रेट कम होगा तो इन्वेस्टमेंट भी कम होगा और इन्वेस्टमेंट अगर कम होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कम होगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अगर कम होगी तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट कम होगी। यही देखने को मिला एशिया के ज़्यादातर देशों में 1950 के बाद वाले सालों में। देखो, ये वही समय था जब गुन्नार मीडल के द्वारा 1968 में काफ़ी फेमस बुक लिखी गई जिसका नाम है एशियन ड्रामा। एशियन ड्रामा के 3 वॉल्यूम्स हैं। गुन्नार मीडल बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं स्वीडन के। इनको आगे जाके नोबेल पुरस्कार भी मिला था। क्या लिखते हैं गुन्नार मीडल एशिया के बारे में? इनका व्यू देखो एशिया के बारे में काफ़ी ज़्यादा पेसिमिस्टिक यानी निराशावाद वाला है। 2000 पेजेस की इनकी बुक है एशियन ड्रामा, जो कि 3 वॉल्यूम्स में है। अपनी इस बुक में गुन्नार मीडल एशिया के लोगों का क्या एटीट्यूड है लाइफ के प्रति, वर्क के प्रति और इंस्टीट्यूशंस के प्रति, इन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा डिटेल से एनालाइज करते हैं। तो गुन्नार मीडल अपनी बुक में लिखते हैं कि यहाँ पर लोग जो हैं वो एक प्रकार से रिस्पॉन्सिव नहीं हैं अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ के प्रति। मगर मतलब उनको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिले भी तो भी यहाँ के लोग उन अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल नहीं करते हैं। मैनुअल लेबर को घृणा करते हैं, मतलब जैसे मजदूर एक काम करता है, ये मैनुअल लेबर है। इस प्रकार से कामों से एशिया के लोगों के द्वारा नफरत की जाती है। अनविलिंगनेस टू वर्क फॉर अदर्स, दूसरों के लिए एशिया के लोग काम करना पसंद नहीं करते। काफ़ी अंधविश्वासी हैं। सोच जो है वो इरेशनल है। अथॉरिटी के सामने आसानी से सबमिट कर देते हैं, यानी एक्सप्लॉयटेशन अगर हो रहा हो तो आवाज़ नहीं उठाते, अथॉरिटीज़ की बातों को मान लेते हैं। एशिया के लोगों का जो एप्टीट्यूड है वो भी कोऑपरेशन वाला नहीं है। ये सारी बातें गुन्नार मीडल के द्वारा अपनी बुक एशियन ड्रामा में बोली गई थी। गुन्नार मीडल ने एशियन वैल्यूज़ को वेस्टर्न वैल्यूज़ के साथ कंपेयर भी किया है और कहा कि वेस्टर्न वैल्यूज़ सपोर्ट करती हैं रैशनल सोच को। वेस्टर्न वैल्यूज़ में अंधविश्वास का जो स्कोप है वो कम है। इसके साथ साथ देखो, गुन्नार मीडल अपनी बुक में ये भी बोलते हैं एशियन कंट्रीज़ में एम्प्लॉयमेंट के लिए, लोन लेने के लिए या फिर बिजनेस के लिए जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो पूरी तरह से डेवलप नहीं हैं, वो अंडर डेवलप्ड हैं। गवर्नमेंट एजेंसीज परफेक्ट नहीं हैं, बहुत सारी कमियां हैं। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी एफिशिएंसी से काम नहीं करता, करप्शन काफ़ी ज़्यादा है। इस वजह से गवर्नमेंट जो प्लान करती है उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाती। गवर्नमेंट काफ़ी बार कानून बना देती है लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा वीक होता है। जैसे हमारे देश की बात कर लीजिए, आज़ादी के बाद हमारे देश में लैंड रिफॉर्म्स के लिए कानून आए थे लेकिन उन कानूनों का इम्प्लीमेंटेशन ठीक से नहीं हुआ। तो इसका जिक्र करते हैं गुन्नार मीडल अपनी बुक एशियन ड्रामा में। लास्ट में गुन्नार मीडल ये बोलते हैं एशियन कंट्रीज़ में अगर रेडिकल पॉलिसी स्टेप्स लिए जाएं तो बदलाव संभव है। लेकिन देखो, सोशल, कल्चरल और रिलीजियस एटीट्यूड जो है वो इतना ज़्यादा इंट्रेंस्ड है कि चेंज लाना, बदलाव लाना एशियन कंट्रीज़ में ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसी वजह से एशियन कंट्रीज़ जो हैं वो गरीबी के जाल में फंसी हुई हैं और आगे भी फंसी रहेंगी। तो मतलब एशिया के बारे में जो राय थी गुन्नार मीडल की बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक थी। इसके बाद देखो नेक्स्ट पर्सपेक्टिव स्टार्ट होता है। गुन्नार मीडल के द्वारा क्या कहा गया हमने जान लिया। अब एक और फेमस राइटर की बात करते हैं, एंगस मैडिसन। इन्होंने काफ़ी सारी
रिपोर्ट्स पब्लिश की लेट 1970s में और अर्ली 1980s में। 1989 में इनकी काफ़ी फेमस स्टडी सामने आई थी, वर्ल्ड इकोनॉमी इन द 20th सेंचुरी। यहाँ पर देखो आप अपने इस स्टडी में एंगस मेडिसन ये लिखते हैं कि देखो ऑलमोस्ट 2 सेंचुरीज पहले यानी 200 साल पहले एशिया की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट 2/3 थी यानी 66%, और एशिया की इनकम पूरी वर्ल्ड की इनकम का ऑलमोस्ट 3/5 था यानी ऑलमोस्ट 60%। चाइना और इंडिया इन दोनों देशों की पॉपुलेशन पूरी वर्ल्ड की पॉपुलेशन का ऑलमोस्ट आधा थी, और इन दोनों देशों की इनकम पूरे वर्ल्ड की इनकम का ऑलमोस्ट आधा थी 1820 के आसपास। मतलब एशिया हमेशा से गरीब नहीं रहा है। यूरोपियन कंट्रीज ने कॉलोनी बनाया एशिया के कंट्रीज को, तब गरीबी स्टार्ट हो गई एशिया के देशों में। 18वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के स्टार्ट में एशिया की जो सिचुएशन थी वो काफ़ी अच्छी थी। तो ये तो देखो एक छोटी सी बात है। अब एक दूसरा पर्सपेक्टिव दीपक नैयर का। दीपक नैयर ने हाल ही में एक बुक पब्लिश की, एशिया इज रिसर्जेंट एशिया डाइवर्सिटी इन डेवलपमेंट। कौन है राइटर इस बुक के? दीपक नैयर। ये पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर रह चुके हैं इंडिया में और दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रह चुके हैं। इनका ये बोलना है चाइना और इंडिया, ये देखो दोनों मिलके 1750 में पूरे वर्ल्ड में जितनी मैन्युफैक्चरिंग होती थी उस मैन्युफैक्चरिंग में ऑलमोस्ट 60% कंट्रीब्यूट करते थे, और एक्सपोर्ट में भी इनका जो कंट्रीब्यूशन था वो 50% से ज़्यादा था। लेकिन बाद में ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाती है तो वर्ल्ड में हालात जो है वो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि ये देश कॉलोनी बन गए थे। और 20वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ में यानी 1950 के बाद जब एशिया के देश आज़ाद हो गए थे तो उस समय सिचुएशन एशिया में चेंज होना स्टार्ट होती है। शुरुआत में ईस्ट एशियन टाइगर्स जैसे साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग, सिंगापुर, इन देशों ने काफ़ी ज़्यादा हाई इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव की थी। बाद में इनको ज्वाइन किया जाता है मलेशिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया के द्वारा। मतलब इन देशों की इकोनॉमीज़ ने भी हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव की। और जैसा आपको पता है पिछले कुछ सालों में चाइना और इंडिया इन दोनों देशों की जो इकोनॉमी है वो काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रही है। दीपक नैयर अपनी बुक में ये भी लिखते हैं, देखो एशिया को आप एक सिंगल यूनिट नहीं मान सकते। एशिया के अलग अलग रीजन्स में सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक कंडीशंस अलग अलग हैं। इसलिए एनालिसिस पर्सपेक्टिव से दीपक नैयर जो है एशिया को 4 सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया और चौथे नंबर पे वेस्ट एशिया, एंड देन 14 स्टेट्स। चाइना, साउथ कोरिया, ताइवान ये ईस्ट में आते हैं। इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम ये साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका ये साउथ एशिया में आते हैं। टर्की वेस्ट एशिया में आते हैं। इस प्रकार से दीपक नैयर विभिन्न कंट्रीज़ को अलग अलग सब रीजन्स में डिवाइड करते हैं। इसके बाद दीपक नैयर ये बोलते हैं कॉलोनियल ईरा के कारण एशिया की जो इकोनॉमिक पोजीशन है वो काफ़ी वीक हो गई। 1962 में एशिया का शेयर वर्ल्ड पॉपुलेशन में 50% तक आ गया और ग्लोबल इनकम एशिया की 15% तक कम हो गई। 1965 से लेकर 70 के बीच एशिया सबसे गरीब कॉन्टिनेंट था। चाइना और इंडिया इन दोनों की पॉपुलेशन वर्ल्ड की टोटल पॉपुलेशन का था 35%, और इन दोनों की इनकम को मिला दिया जाए तो 1962 में दोनों की इनकम वर्ल्ड की टोटल इनकम का थी सिर्फ 8%। और वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन की बात करें, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, वर्ल्ड में टोटल जितना मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन होता था 1830 में चाइना और इंडिया में मिला के होता था 47%। लेकिन 1963 में सिचुएशन ये आ गई, वर्ल्ड की टोटल मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ये दोनों देश मिला के कंट्रीब्यूट करते थे सिर्फ 5%। आज आपको पता है सिचुएशन कितनी ज़्यादा चेंज हो चुकी है। चाइना ने फिर से मैन्युफैक्चरिंग में अपना खोया स्थान वापस हासिल कर लिया है और इंडिया भी काफ़ी तेज़ गति से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करता जा रहा है। लेकिन देखो इस रेस में कौन से देश एशिया के लीडर थे? जैसा हमने पहले डिस्कस किया, ईस्ट एशियन टाइगर्स जैसे साउथ कोरिया, सिंगापुर, ताइवान, हांगकांग ये देश लीडर थे हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को अचीव करने में। इनके बाद नंबर आता है साउथ ईस्ट एशिया का, जैसे थाईलैंड, इंडोनेशिया, और सबसे लास्ट में आते हैं
साउथ एशियन कंट्रीज़ जैसे इंडिया, पाकिस्तान, ये देश। इसके बाद दीपक नैयर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो पिछले 50 सालों की परफॉर्मेंस को एनालाइज करें तो चाइना जो है वो स्टार परफॉर्मर रहा है। शुरुआत में इकोनॉमिस्ट ये कहते थे कि एशिया के इन देशों में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकती है क्योंकि सेविंग रेट काफ़ी कम है, इनकम लेवल कम है, जो हमने शुरुआत में बात डिस्कस की थी कि लो लेवल का इक्विलिब्रियम ट्रैप में फंस गए हैं एशिया के ये देश। लेकिन चाइना ने धीरे धीरे मैन्युफैक्चरिंग में महारत हासिल करने की कोशिश की, इससे लोगों का इनकम लेवल बढ़ना स्टार्ट हुआ तो सेविंग ज़्यादा होने लगी, सेविंग रेट बढ़ी तो इन्वेस्टमेंट भी बढ़नी स्टार्ट हुई, तो इस ट्रैप से चाइना बाहर निकल गया। एजुकेशन पर काफ़ी ध्यान दिया गया चाइना ने और दूसरे एशियन कंट्रीज़ ने जिन्होंने हायर इकोनॉमिक ग्रोथ रेट अचीव की। अगर स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, देखो किसी भी देश की डेवलपमेंट में आमतौर पर होता ये है कि पहले एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है जीडीपी में, तब वो देश इतना डेवलप नहीं होता। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है जीडीपी में, और उसके बाद सर्विसेज सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ता है। ये पैटर्न देखने को मिला साउथ कोरिया में, ताइवान में और सिंगापुर में। इंडिया में लेकिन ये पैटर्न नहीं देखने को मिला। इंडिया में बीच वाली जो स्टेज है वो मिस हो गई। एकदम से शुरुआत में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा था जीडीपी में और एकदम से सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया, लेकिन हमने बीच वाली स्टेज मिस कर दी। इसी वजह से हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो ज़्यादा डेवलप नहीं हो पाया। लास्ट में दीपक नैयर के द्वारा ये कहा जाता है, देखो शुरुआत में इंडिया और चाइना जैसे कंट्रीज़ बाहर से कैपिटल के लिए ओपन नहीं थे, लेकिन आज सिचुएशन चेंज हो चुकी है। दोनों देश मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं और बल्कि इन्वेस्टमेंट के लिए आपस में इनके बीच कंपटीशन भी है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हमारे देश में आए। लेकिन जैसे ही दोनों देश आज़ाद हुए थे तो शुरुआत में ऐसी सिचुएशन नहीं थी। याद कीजिए, डर लगता था उस समय हमारे देश के लीडर्स को कि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं, दूसरे देशों से पैसा अगर हमारे देश में आएगा तो हम उन पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, फिर से गुलाम हो जाएंगे, मतलब हमें डर लगता था। लेकिन आज तो हम इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में हमारी सिचुएशन को इम्प्रूव कर रहे हैं। एशिया के इन देशों ने बहुत से लोगों को गरीबी से बाहर निकाला है, खास करके चाइना ने। लेकिन देखो कुछ चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये हैं, एशिया के इन देशों में अभी फ़िलहाल अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा है, इनइक्वालिटी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब वेल्थ तो काफ़ी आई है लेकिन गरीब और अमीर के बीच की जो खाई है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल संबंधित चैलेंजेस भी हैं। तो इन चैलेंजेस का खामियाजा एशिया के इन देशों को भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी दीपक नैयर काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। वो कहते हैं कि आने वाले कुछ सालों में चाइना जो है वो यूएसए को रिप्लेस कर देगा, वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा और एशिया अपनी खोई ग्लोरी को फिर से हासिल कर लेगा। तो एक प्रकार से आप कह सकते हो गुन्नार मीडल का जो व्यू था एशिया के बारे में, दीपक नैयर का जो पर्सपेक्टिव है उनसे अलग है। वो एशिया के बारे में काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक हैं। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।